नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जबरदस्त भर्तियां निकाली गई हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 11,558 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी में 39,481 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इसी महीने ग्रुप डी के लिए भी लगभग 1,70,530 पदों के लिए भर्ती निकाले जाने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इसी वर्ष और भी बहुत सारे पदों के लिए भर्तियां निकाले जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस समय छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। यह छात्रों के लिए वह मौका है कि वह थोड़ी सी मेहनत करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इन परीक्षाओं में अर्थात आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में जीके और जीएस से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों को एमसीक्यूज के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही जीके और जीएस के वे टॉपिक जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी विस्तृत क्लास भी चलाई जाएगी। इसलिए पूरे लगन के साथ हमारे इस सीरीज के साथ जुड़िए, जिसमें मुख्यतः आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में बनने वाले जीके और जीएस के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को और महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जाएगा। चाहे उसे एमसीक्यूज के माध्यम से कवर किया जाए या फिर उसे विस्तृत क्लास के माध्यम से कवर किया जाए। जो भी टॉपिक जिस हिसाब से होगा, अर्थात ऐसा टॉपिक जो इन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें विस्तृत क्लास के माध्यम से, तथा जो कम महत्वपूर्ण है उन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की जाएगी। आज की जो क्लास है ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की जीके और जीएस से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया है, जिसकी इन परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इस सीरीज के साथ जुड़िए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज किस तरीके की लग रही है, ये क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको यह क्लास सही लगी और यदि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया तो निश्चित रूप से आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी में जीके और जीएस के जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को इन परीक्षाओं के होने से पहले एमसीक्यूज के माध्यम से या फिर विस्तृत क्लास के माध्यम से इस सीरीज के तहत करा दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इस क्लास को पहुंचाएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज के साथ तुरंत जुड़ जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी से संबंधित एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण और पहली क्लास। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन। इस सवाल का सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले रिपोर्ट के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 जो कि मैकाले रिपोर्ट के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस सवाल का सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगला सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। काफी आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा यमुना। अगला सवाल है पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 368। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जोड़ा गया था। मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, लेकिन इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। इस सवाल का सही आंसर होगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। काफ़ी आसान सा सवाल था, इसका सही आंसर होगा गंगा। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का सही आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 1929 में जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भगत सिंह। 1929 में भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने के दौरान इस नारा को दिया गया था। जो भी बातें मैं सवाल के आंसर के साथ अतिरिक्त तौर पर करा रहे हैं, जो डेट आपको हम बता रहे हैं, उसे आप अलग तरीके से नोट कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भगत सिंह। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 और 1947। इस सवाल का सही आंसर होगा 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस सवाल का सही आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, विमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। सही आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला सवाल है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1965। इस सवाल का सही आंसर होगा 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। सरकार की जो विकासकारी योजनाएं हैं उसकी प्लानिंग, उसकी योजना तैयार करने के उद्देश्य से योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान किया गया था। तो सही आंसर होगा 1950। अगला सवाल है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पिटोलमी, एराटोस्थनीज, स्ट्रैबो और हेरोडोटस। इस सवाल का सही आंसर होगा एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि हेरोडोटस को फादर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और भूगोल का पिता एराटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा एराटोस्थनीज। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, गोबी, कालाहारी और अंटार्कटिका। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा सहारा। सहारा उत्तरी अफ्रीका में मौजूद है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सही आंसर होगा सहारा। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 7,848 मीटर, 8,848 मीटर, 9,848 मीटर और 10,848 मीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा 8,848 मीटर। अगला सवाल इतिहास से दिया हुआ है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? ये भी सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है बाबर, अकबर,
शाहजहां और औरंगजेब। इस सवाल का सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला सवाल है, असम की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, बंगाली, असमिया और उड़िया। इस सवाल का सही आंसर होगा असमिया। काफ़ी आसान सा सवाल है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। इस सवाल का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। उसके पहले जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस सवाल का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, सिक्किम किस वर्ष भारत का हिस्सा बना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत क्रिटिकल सवाल भी है ये। ऑप्शन है 1947, 1956, 1975 और 1985। इस सवाल का सही आंसर होगा 1975। 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसी संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1975। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इस सवाल का सही आंसर होगा राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आर्यभट्ट, जो कि 5वीं शताब्दी के एक खगोल शास्त्री थे और एक महान गणितज्ञ भी थे, इन्होंने शून्य की जो अवधारणा है उसको सीधे परिभाषित नहीं किया था। इनके गणितीय सिद्धांत में शून्य का प्रयोग परोक्ष रूप से होता है, जबकि ब्रह्मगुप्त, जो कि 7वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ थे, उनकी प्रमुख पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई है और शून्य के आधार पर गणितीय गणना करने का विस्तृत तरीका दिया गया है। शून्य को किसी भी अंक के साथ जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर क्या परिणाम आता है, इन तमाम सवालों का विस्तृत अध्ययन ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया है। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर छात्र इस सवाल का सही जवाब आर्यभट्ट लगा सकते हैं और इसका सही जवाब आर्यभट्ट हो भी सकता है। एक जवाब इसका आर्यभट्ट भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रह्मगुप्त जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ब्रह्मगुप्त इसका सही आंसर है। इस तरीके के सवाल जब आते हैं जिसके 2 जवाब होते हैं तो यह बोर्ड की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसे सही मानेगा। आप आर्यभट्ट भी लगा सकते हैं और ब्रह्मगुप्त भी लगा सकते हैं। बोर्ड इसमें से किसको सही मानता है यह बोर्ड के निर्णय के द्वारा निर्धारित होता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और शनि। काफ़ी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है मंगल। लॉ ऑफ साइड के द्वारा मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा मंगल। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा 35 वर्ष। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद और 12 जनवरी 1863 कोलकाता। इस सवाल का सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, यहाँ हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1910, 1914, 1918 और 1920। इस सवाल का सही आंसर होगा 1914। 28 जुलाई 1914
को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो सही आंसर होगा 1918। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, नील की खेती, कपास की खेती और कर प्रणाली। इसका सही आंसर होगा नील की खेती। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती से संबंधित एक आंदोलन था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा नील की खेती। कब शुरू हुआ था? 1917। डेट भी याद रखेंगे आप लोग चंपारण सत्याग्रह का, 1917 महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। अगला सवाल है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, निल्स बोहर और मैक्स प्लैंक। इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत पर ही ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि इसका विस्तार स्टीफन हॉकिंग्स ने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। इस सवाल का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं और यहाँ की दो प्रमुख जनजातियां हैं भील और गोंड। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इस सवाल का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न से संबंधित था, जिसमें गेहूं की उपज और गेहूं की पैदावार बढ़ाने को लेकर के विभिन्न प्रयास इस क्रांति के तहत किए जा रहे थे। इसकी प्रमुख फसल गेहूं थी, बाद में विभिन्न खाद्यान्न इसमें जुड़ते चले गए। तो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री थे। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ऑक्टो हेन, जेम्स चैडविक, ओपेनहाइमर और मैरी क्यूरी। इस सवाल का सही जवाब होगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन परियोजना के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम की खोज की थी और इसी कारणों से इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। जबकि ओक्टो हेन ने परमाणु विखंडन की खोज की थी और ओक्टो हेन के परमाणु विखंडन का जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत के आधार पर ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। तो ये भी सवाल कुछ इसी प्रकार का है जिसके ये दोनों जवाब हो सकते हैं, ऑक्टो हेन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ऑक्टो हेन ने परमाणु विखंडन की खोज की थी और इसी खोज के सिद्धांत के आधार पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। तो इसमें परमाणु बम पूछा गया है, ना कि परमाणु विखंडन। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला सवाल है किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियों का विस्तार कई राज्यों में हुआ है, लेकिन इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन है 1905, 1911, 1920 और 1947। इसका सही आंसर होगा 1911। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इसके पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। सही आंसर होगा 1911। अगला सवाल है किसके शासनकाल में गोलमेज सम्मेलन हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेवेल। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि लंदन में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1965 पोखरण, 1974 पोखरण, 1998 पोखरण और 2001 पोखरण। इसका सही आंसर होगा 1974 पोखरण। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सही आंसर होगा 18 मई 1974 पोखरण।
अगला सवाल है, किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ था? ऑप्शन है लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग और नवपाषाण युग। काफी आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका और भारत नेपाल। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत चीन। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 1954 में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन। अगला सवाल है, दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक कानून तोड़ने। इस सवाल का सही आंसर होगा नमक कानून तोड़ने। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से प्रारंभ किया गया था। इसमें इनके साथ 78 अनुयायी साथ चले थे और लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को यात्रा पूरी हुई थी और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था, अर्थात नमक कानून को तोड़ा था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा नमक कानून तोड़ने से संबंधित। डेट आप लोग याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई थी, 6 अप्रैल 1930 में यात्रा पूरी हुई थी। साबरमती से लेकर के दांडी तक की ये यात्रा हुई थी और इनके साथ 78 अनुयायी साथ गए थे। 240 किलोमीटर की यात्रा इसके दौरान पूरी की गई थी। तो सही आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला सवाल है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है 1947, 1955, 1969 और 1975। इस सवाल का सही आंसर होगा 1969। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 19 जुलाई 1969। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 500, 543, 545 और 550। इस सवाल का सही आंसर होगा 543। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। इस सवाल का सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य होता है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारतीय संविधान के किसी भी भाग का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 13 और 32 के द्वारा प्राप्त होता है और सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है कि ओजोन परत किस गैस को रोकती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पराबैंगनी किरणें। इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस और लंदन। इसका सही आंसर होगा जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका सही आंसर होगा जिनेवा। अगला और अंतिम सवाल है कि किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी? यह सवाल भी बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली रेल चलाई गई थी। ये 40 सवाल RRB, NTPC, SSC GD और आने वाली भर्ती ग्रुप D के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से GK और GS की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर NTPC, SSC GD और ग्रुप D की परीक्षा में आप GK और GS से बनने वाले जो भी सवाल हैं वो आप ज़रूर करके आएंगे और इस प्रैक्टिस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी सवालों के सही जवाब अर्थात इसका आंसर की यहाँ दे दिया गया है। इसके आधार पर इसका आप पुनः अभ्यास कर सकते हैं और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके और इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं। बने रहिए इस सीरीज के साथ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये
क्लास कैसी लगी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी से संबंधित जीके और जीएस की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।